वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्क्रीन दिख रही है आपको सभी को? हाँ जी। तो बीएससी फाइनल ईयर की क्लास है। देखिए वो बोलते हैं ना शुरू शुरू में, वो मैं बोल जाती हूँ। क्या बोलते हैं शुरू में कि आप सभी का शहीद भगत सिंह महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में बेहद स्वागत है। ठीक है। और इसके साथ साथ ही हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट तृतीय वर्ष पर। ठीक है, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर। और अपनी किताब कौन सी चल रही है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कई ग्लैंड्स को कंप्लीट कर लिया था। अभी हमारी जो ग्लैंड चल रही थी वो कौन सी थी, बताएंगे जल्दी से? लेगरहैंस की दीपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस हम पढ़ रहे थे, यही बात है। ठीक है। तो आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस एक ऐसी ग्रंथि है जो अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि के अंदर, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है। उन सेल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लेगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। लेगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा लेगरहैंस की दीपिकाओं में 3 तरह की सेल विद्यमान रहती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल। इन तीनों सेल का अपना अलग अलग हार्मोन होता है। अल्फा सेल कौन से हार्मोन का स्राव करती है? रिपीट करो भाई, बताओ कहाँ अटक गए आप? अल्फा सेल, जिसका 25% भाग जो है वो अल्फा सेल बनाती है। और ये कौन से हार्मोन का स्राव करती है? ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करती है। बीटा सेल किसका करती है? इंसुलिन। और डेल्टा सोमेटोस्टेटिन। अब ये बताओ सबसे मेजर भाग कौन सा होता है? 80% तो यही होता है, इंसुलिन। अब मेरी बात सुन लो, आप गौर से सुन लो एक बात को। आपको लगेगा कि मैम इंसुलिन इंसुलिन इसमें क्यों पढ़ा रही है, क्योंकि 80% भाग वो इंसुलिन वाली पिट्टा सेल का है। और इंसुलिन पढ़ लेंगे तो ग्लूकागोन अपोजिट है, अपने आप याद हो जाएगा। और सोमेटोस्टेटिन का काम तो यही है कि इन दोनों के प्रभाव को वो नियंत्रित करता रहता है। बाकी इसका कोई खास काम जो है अभी ज्ञात नहीं है। ठीक है। तो हमें इंसुलिन ही मेजरली पढ़ना है, हमें इंसुलिन ही क्या करना है? मुख्यतः पढ़ना है। तो इंसुलिन के बारे में भी हमने पढ़ा था। क्या आपको हाइपोग्लाइसीमिया बता दिया मैंने? जब इंसुलिन का ज्यादा स्राव होता है, वो चीज पढ़ ली क्या? ठीक है, हमने पढ़ लिया। तो अब एक बार हम ग्लूकागॉन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओगे ग्लूकागॉन। प्रियंका को ज्वाइन करना। ले भी प्रियंका आ गई क्या? तो टाइम से आया करिए। तो मैंने कर लिया, लेट आने के बाद में मैं नहीं ज्वाइन करती तो? कब से क्या? विकास सर कर लेते होंगे, मैं तो नहीं करती लेट। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। विकास सर वाली तो ले ली होगी आपने। ओ, धोखा हो गया, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। ठीक है। देखिए अभी हम बात करेंगे ग्लूकागॉन की। ग्लूकागॉन की बात करेंगे। कहीं पे GEN भी लिखा होता है, कहीं पे O भी लगा सकते हो आप, वो लगा लो। ठीक है, ग्लूकागॉन की बात करें।
देखिए हेडिंग लगा ली ग्लूकागोन और लिखिए इसमें इसका स्त्राव लैगरहैंस बीटा सेल्स के द्वारा होता है। इसका स्त्राव लैगरहैंस बीटा सेल्स के द्वारा होता है। सॉरी अल्फा सेल, सॉरी अल्फा सेल के द्वारा होता है। बीटा से तो इंसुलिन होता है, अल्फा सेल के द्वारा होता है। अल्फा सेल के द्वारा होता है। इसकी खोज किम्बल तथा मार्टिन नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी खोज किम्बल तथा मार्टिन नामक वैज्ञानिक ने की। हार्मोन एक पॉलीपेप्टाइड है। ये हार्मोन, ये कौन सा है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। यह इंसुलिन के विपरीत काम करता है। यह इंसुलिन के विपरीत काम करता है। इंसुलिन क्या करता है? यही करता है या उल्टा करता है? ठीक है, तो क्या करता है? हमने क्या लिखा ग्लूकागोन के बारे में? यह इंसुलिन के विपरीत काम करता है। नेक्स्ट लिखेंगे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा। देखो ये तो इंसुलिन करता है कि ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, वो कौन सा होगा? ग्लूकागोन होएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इस बात को। रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, तब ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। तब ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव किया जाता है, जो कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, जो कि
ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है। लिखिए, परिश्रम, व्यायाम, एक्सरसाइज, परिश्रम, व्यायाम, परिश्रम, एक्सरसाइज तथा एंटी सिचुएशन में ग्लूकागोन का स्राव बढ़ता है। ग्लूकागोन का स्राव बढ़ता है। एक स्टेज होती है जिसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस। सुना है आपने कभी नाम? नो मैम। होम्योस्टेसिस होता है कि जब मान लीजिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो रहा है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, यानी कि शरीर को एक सामान्य ग्लूकोज की तो जरूरत है ही, एक नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज का जरूरत है, नॉर्मल लेवल ग्लूकोज का जरूरी है। और जब इंसुलिन और ग्लूकागोन का ऐसा समायोजन बना रहे, ऐसा रिलेशन बना रहे कि शरीर जो है वो ग्लूकोज को पर्याप्त मात्रा में पा सके, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें ना तो इंसुलिन आवश्यकता से अधिक हो, ना ही ग्लूकागोन आवश्यकता से अधिक हो, जिसके कारण बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनी रहे, ऐसी अवस्था को संतुलन अवस्था या होम्योस्टेसिस कहा जाता है। बात को समझे या नहीं समझे? अरे बता दो। अच्छा, रिपीट करती हूँ, देखिए कि शरीर की ऐसी स्थिति, शरीर की ऐसी स्थिति जिसके अंदर इंसुलिन व ग्लूकागोन का ऐसा समन्वय या ऐसा समायोजन या ऐसी संतुलन स्थिति बनी रहे, इंसुलिन व ग्लूकागोन की ऐसी संतुलन स्थिति बनी रहे कि हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जितनी जरूरत है उतनी बनी रहे, यानी कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का भी सामान्य स्तर बना रहे, ऐसी स्थिति को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अब समझे? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लिख लोगे सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन लास्ट हार्मोन लिखोगे सोमेटोस्टेटिन। यह भी एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो डेल्टा सेल से स्रावित होता है। यह भी एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो डेल्टा सेल से स्रावित होता है। यह भी एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि डेल्टा सेल से स्रावित होता है।
इसका मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य है भोजन के पाचन से प्राप्त, इसका मुख्य कार्य है भोजन के पाचन से प्राप्त इसका मुख्य कार्य भोजन के पाचन से प्राप्त पोषक पदार्थों के अवशोषण को पोषक पदार्थों के अवशोषण को और कोशिकाओं में पोषक पदार्थों के स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के समय को बढ़ाना है, स्वांगीकरण के समय को बढ़ाना है, ताकि शरीर में एक बार ग्रहण किए गए भोजन की उपयोगिता, ताकि शरीर में एक बार ग्रहण किए गए भोजन की उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहे। लंबे समय तक बनी रहे। लंबे समय तक बनी रहे। अधिक इसका कार्य अभी ज्ञात नहीं है, इसका अधिकांश कार्य अभी ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी लैग्रेंज की दीपिकाएं जो है वो कंप्लीट हो गई। आप इसको इतना याद रख लें। इस पर एक लेख लिखना प्रश्न है, वो बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, कर लोगे? ठीक है, अब हम नया शुरू करते हैं टॉपिक, टेस्टिस व ओवेरी। नई ग्रंथियां हैं, टेस्टिस व ओवेरी। टेस्टिस एंड ओवेरी अंतिम ग्रंथियां हैं हमारी। यूनिट फर्स्ट का अंतिम पार्ट है टेस्टिस और ओवेरी। ठीक है, लगा ली क्या हेडिंग है? लिखिए, ये दोनों मुख्य जनन ग्रंथियां हैं। ये दोनों मुख्य जनन ग्रंथियां हैं, जिनका कार्य
युग्मकों का निर्माण करना है, जिनका कार्य युग्मकों का निर्माण करना है। जिनका कार्य युग्मकों का निर्माण करना है। लिख लिया? इसके अलावा टेस्टिस के द्वारा नर जनन हार्मोन, टेस्टिस के द्वारा नर जनन हार्मोन एंड्रोजन व ओवेरी के द्वारा मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्राव किया जाता है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्राव किया जाता है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्राव किया जाता है। लिख लिया? तो अब हम नंबर 1 ग्रंथि लगाते हैं, कौन सी? टेस्टिस। एक नंबर ग्रंथि हेडिंग लगाते हैं टेस्टिस। और लिखिए इसमें यह एक जोड़ी नर में पाई जाती है। यह एक जोड़ी नर में एक जोड़ी पाई जाती है। यह नर में एक जोड़ी पाई जाती है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखेंगे वृषण का मुख्य कार्य नर जनन हार्मोन का उत्पादन करना होता है। वृषण का मुख्य कार्य नर जनन हार्मोन का उत्पादन करना होता है। वृषण का मुख्य कार्य नर जनन हार्मोन का उत्पादन करना होता है। देखो ये मैंने करवा रखा है टेस्टिस आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी में, तो ज्यादा राम कहानी नहीं लिखाऊंगी मैं यहाँ पे, ठीक है? अपने आप भी कर सकते हो आप ये। इसका स्राव करने वाली सेल को लेडिंग सेल या अंतराली सेल कहा जाता है। इसका स्राव करने वाली सेल को लेडिंग सेल या अंतराली सेल कहा जाता है। लेडिंग सेल या अंतराली सेल, इंटरस्टिशियल सेल।
टी आई है, इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है। इसके अलावा दो प्रकार की सेल पाई जाती है। इसके अलावा दो प्रकार की सेल पाई जाती है, स्पर्मेटोगोनिया और स्पोर्टिंग सेल। स्पर्मेटोगोनिया और स्पोर्टिंग सेल। स्पर्मेटोगोनिया और स्पोर्टिंग सेल। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म फॉर्मेशन करती है, स्पर्म फॉर्मेशन करती है, और स्पोर्टिंग सेल न्यूट्रिशन और सपोर्ट देने का काम करती है। किसको? स्पर्म को। ठीक है, न्यूट्रिशन और सपोर्ट देने का काम करती है स्पोर्टिंग सेल। न्यूट्रिशन और सपोर्ट देने का काम करती है स्पोर्टिंग सेल। लिख लिया? स्रावित हार्मोन लिख लो, टेस्टोस्टेरोन। स्रावित हार्मोन लिख लो, टेस्टोस्टेरोन। स्रावित हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। इसका कार्य 2013 में पूछा गया है। टेस्टोस्टेरोन 2013 में 2 मार्क्स में इसका कार्य पूछा गया है। ठीक है, लिख लीजिए। इसे ICSH छोड़ो, ये लिखो आप जो मैं बता रही हूँ। इसका स्राव अंतराली सेल करती है, लेडिंग सेल करती है। इसका स्राव अंतराली सेल करती है, इंटरस्टिशियल सेल करती है। इसका स्राव इंटरस्टिशियल सेल करती है, अंतराली सेल करती है। नेक्स्ट लिखोगे, अंतराली सेल का यह स्राव, अंतराली सेल का यह स्राव, अंतराली सेल का यह स्राव पिट्यूटरी ग्लैंड के अंतराली सेल का यह स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि के FSH और LH, FSH और LH के नियंत्रण में होता है। FSH और LH के नियंत्रण में होता है। मनुष्य में अंतराली सेल की क्रिया
मनुष्य में अंतराली सेल की क्रिया मनुष्य में अंतराली सेल की क्रिया मनुष्य में अंतराली सेल की क्रिया भ्रूण के 7वें सप्ताह में ही प्रारंभ हो जाती है। भ्रूण के 7वें सप्ताह में ही प्रारंभ हो जाती है। भ्रूण के 7वें सप्ताह में ही प्रारंभ हो जाती है। इस दौरान प्लेसेंटा द्वारा स्रावित HCG ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इस दौरान प्लेसेंटा द्वारा स्रावित HCG ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन लिख लोगे या लिख के दिखाओ? चलो लिख देती हूँ, कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। लाइन बोलना क्या लिखा है, पूरी लाइन को। लाइन इस दौरान HCG अंतराली सेल को प्रेरित करता है, इंटरस्टिशियल सेल को प्रेरित करता है, अंतराली सेल को प्रेरित करता है। बाद में अंतराली सेल LH के कंट्रोल में रहती है। बाद में अंतराली सेल जीवन भर LH के नियंत्रण में रहती है। LH के नियंत्रण में रहती है। 2017 में भी पूछा गया, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखना, भ्रूण परिवर्तन के दौरान, नई लाइन से लिखोगे, भ्रूण परिवर्तन के दौरान, भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूण परिवर्तन के दौरान यह हार्मोन नर जननांग में विभेदन को प्रभावित करता है। यह हार्मोन नर जननांग में विभेदन को प्रभावित करता है। सात सप्ताह से पहले भ्रूण में वोल्फिन व मुलेरियन
वोल्फियन व मुलेरियन दोनों प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है। वोल्फियन व मुलेरियन दोनों प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। वोल्फियन व मुलेरियन दोनों प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है। जहां वोल्फियन नलिका, नई लाइन से लिखोगे, जहां वोल्फियन नलिका नर जननांग जहां वोल्फियन नलिका नर जननांग जहां वोल्फियन नलिका नर जननांग एपिडिडाइमिस शुक्रवाहिनी शुक्राशय, जहां वोल्फियन नलिका नर जननांग एपिडिडाइमस शुक्रवाहिनी शुक्राशय शुक्राशय के निर्माण को प्रेरित करता है, वही मुलेरियन नलिका के निर्माण को करता है, वही मुलेरियन नलिका, वही मुलेरियन नलिका, वही मुलेरियन नलिका मादा जनन अंग योनि गर्भाशय, योनि गर्भाशय, मादा जनन अंग योनि गर्भाशय योनि गर्भाशय आदि के निर्माण को प्रेरित करता है या बनाता है, आदि के निर्माण को करवाता है, आदि के निर्माण को करवाता है। लेकिन अब देखो यहां की सिचुएशन में क्या होगा, अगर 7 सप्ताह के बच्चे में अगर यहां पर टेस्टोस्टेरोन आ गया तो ये वोल्फियन नलिका जो है ये परिवर्तित हो जाएगी और नर जननांग बन जाएंगे। अगर मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन नहीं आता है तो मुलेरियन परिवर्तित हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन आने से ये नर वाले परिवर्तित हो जाएंगे और मुलेरियन को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बात हम लिख लेते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है तो मुलेरियन नलिका विलुप्त हो जाती है। अगर टेस्टोस्टेरोन का स्राव शुरू हो जाता है तो मुलेरियन नलिका विलुप्त हो जाती है। मुलेरियन नलिका विलुप्त हो जाती है।
और नर जननांग परिवर्धित हो जाते हैं, और वोल्फियन ट्यूब से नर जननांग परिवर्धित हो जाते हैं। वोल्फियन ट्यूब से नर जननांग परिवर्धित हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखोगे, टेस्टोस्टेरोन के कार्य पढ़ रहे हैं हम, आपको पता है तो। नेक्स्ट लिखोगे आप, यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षण, नर के गौण लैंगिक लक्षण, यह हार्मोन नर के गौण लैंगिक लक्षण, यह हार्मोन नर के गौण लैंगिक लक्षण नर के गौण लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, लिख लिया आपने? नेक्स्ट लिखिए आप, स्वभाव में उत्साह आना, स्वभाव में उत्साह आना, स्वभाव में उत्साह आना, मैथुन इच्छा जागृत होना, मैथुन इच्छा जागृत होना, अग्रेसिव स्वभाव का होना, यानी कि लड़ाई और प्रवृत्ति का होना, ये सभी लक्षण टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से आते हैं। ये सभी लक्षण टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से आते हैं। लिख लिया गया यहां तक आपने? ठीक है, तो कास्ट्रेशन लिखाने की जरूरत नहीं है आपको। कास्ट्रेशन मतलब क्या होता है? जनद नाशन। ये चीज मैंने डेवलपमेंट बायोलॉजी में आपको करवाई है, आपको याद है तो। कास्ट्रेशन यानी कि जनद नाशन, याद है क्या आपको? मैंने डेवलपमेंट बायोलॉजी में आपको बताया कि देखिए आपके टॉपिक लगता है अगला कास्ट्रेशन या जनद नाशन। तो इसकी अगर हम बात करें, यदि किसी व्यक्ति के टेस्टिस को निकाल दिया जाए तो उसकी जनन क्षमता जो है वो नष्ट हो जाएगी, इसी को कहा जाता है कास्ट्रेशन या जनन नाशन। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के युवा होने से पहले ही उसके वृषण को निकाल दिया जाए तो उसमें नर जैसे लक्षण, जो गौण लैंगिक लक्षण जैसे आवाज का भारी होना, ये सब लक्षण भी उसमें नहीं आएंगे। तो ये चीज आप लिख दोगे क्या जनन नाशन के बारे में? ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वृषण जो है वो ग्रंथि कंप्लीट होती है, बस इतनी चीज आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो कौन सी ग्रंथि है? एक प्रश्न आता है वृषण के कार्यों पर नियंत्रण को समझाएं। अब मैं नियंत्रण का एक चार्ट सा बना देती हूँ, आप उसको मेरा देख के बना लें। ठीक है, वो चार्ट बना लें आप। ठीक,
ये चार्ट जो है ये बना ले, आपका मेजर पार्ट जो है वो क्लियर होएगा यहाँ से। यहाँ पर ऊपर कौन सी ग्रंथि है आपको पता है तो ठीक है, मैं लिख देती हूँ, हाइपोथैलेमस। दिख रही है क्या लिखा हुआ? ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक ठीक है। और ये कौन सी ग्रंथि है आप देख रहे हो? ये पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इस पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की, समझेंगे, ठीक है। देखो यहां से मान लीजिए हाइपोथैलेमस से पॉजिटिव कारक आया, क्या आया? पॉजिटिव कारक आया। अब ये पॉजिटिव कारक यहां पर आकर इसने क्या किया? LH का स्त्राव करवाया। क्या करवाया? LH का स्त्राव। LH स्त्राव जाएगा अंतराली सेल पर, अंतराली सेल यानी कि इंटरस्टिशियल सेल पर। अंतराली सेल किसकी? वृषण की। ये प्रभाव जाएगा आपका अंतराली सेल पर। अब अंतराली सेल इससे प्रभावित होकर क्या करेगी? टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करेगी। क्या करेगी? अब ये जो टेस्टोस्टेरोन का स्राव है ये कुछ क्रियाओं को कंट्रोल करेगा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। देखो देखो क्या क्या करेगा ये। सबसे पहले द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? सेकेंडरी प्यूबर्टी जो करेक्टर है वो प्रकट करेगा, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण प्रकट करेगा। दूसरा क्या करेगा? ये व्यवहारिक परिवर्तन करेगा, व्यवहारिक परिवर्तन भी करेगा। तीसरा ये करेगा जनन अंगों पर प्रभाव, जनन अंगों पर क्रियात्मक प्रभाव, प्रभाव उत्पन्न करेगा। किसने किया? अंतराली सेल से आए टेस्टोस्टेरोन ने, ठीक है। अब देखो ये टेस्टोस्टेरोन है, ये जाएगा, मान लीजिए यहां से ये चला गया शुक्र जनन सेल पर। किस पर चला गया? शुक्र जनन सेल पर। अब शुक्र जनन सेल क्या करेगी फिर आपको पता है तो? ये करेगी शुक्राणु का निर्माण करेगी, ठीक है। शुक्राणु का क्या करेगी? निर्माण करेगी। और ये जो शुक्राणु का निर्माण है ये इसके साथ साथ किसके द्वारा कंट्रोल होता है? FSH के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पर्म का निर्माण बढ़ रहा है तो यहीं से एक हार्मोन आएगा, उसको कहा जाता है इनहिबिन। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? इनहिबिन। अब ये इनहिबिन हार्मोन जाएगा नेगेटिव फीडबैक लेके कि भाई स्पर्म का स्त्राव जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, इतने स्पर्म की जरूरत नहीं है। तो ये प्रभाव जाएगा किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस फिर कौन सा कारक भेजेगा? नेगेटिव कारक भेजेगा, और फिर ये स्त्राव जो है वो रुक जाएगा। तो ये चार्ट समझ में आया क्या आपको? तो ये चार्ट बना दें आप। और ये एक चार्ट है वृषण के कार्यों पर नियंत्रण, वृषण के कार्यों पर नियंत्रण, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाता है। शाब्दिक तौर पर तो लिख दोगे ना इसको? हाँ, तो ये चार्ट बना लें आप, वृषण के कार्यों पर नियंत्रण।
चार्ट बना ले, समय दिया गया आपको। ठीक है, ये टॉपिक है वृषण के कार्यों पर नियंत्रण। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट ग्रंथि आएगी वो ग्रंथि आएगी अंडाशय ग्रंथि। बना लिया क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी? बना रहे हो क्या? बना लो बना लो बना लो। फिर अंडाशय कल करवा देंगे, अभी तो शुरू भी नहीं होगी। आज ये डायग्राम बना लें। आता है ये प्रश्न, ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अंडाशय के कार्यों पर नियंत्रण को समझाएं। अंडाशय के कार्य भी पूछ लिए जाते हैं और इसी प्रकार वृषण के कार्यों पर नियंत्रण को समझाएं। ये प्रश्न भी आपके बीएससी पार्ट फाइनल ईयर में पूछ लिया जाता है। कई बार ये पहली यूनिट में पूछ लिया जाता है, कई बार ये द्वितीय यूनिट में भी पूछ लिया जाता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए, यूनिट का कोई वो बात नहीं है, टॉपिक सेम है। बना लिया क्या? सबने बना लिया? सभी स्टूडेंट्स ने बना लिया क्या? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे कल। ओके।